दोस्तों येस बैंक कभी भारतीय प्राइवेट सेक्टर का चौथा सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था और इसने ऐसी यूनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी लगाई थी जिससे बड़े बड़े बैंकों को भी इसने पीछे छोड़ दिया था और इसने कम समय में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हासिल की थी। इसीलिए इसके शेयर का प्राइस कभी 400 रुपये के आसपास हुआ करता था, लेकिन वही शेयर का प्राइस आज लगभग 17 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि येस बैंक कैसे बर्बादी की तरफ बढ़ा और क्या गलतियां की इन्होंने जो इतना बड़ा बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडी इस चैनल पर लाते रहें। दोस्तों येस बैंक की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और इसको शुरू किया था राणा कपूर, अशोक कपूर और हरकीरत सिंह ने। इन तीनों ने मिलकर इस बैंक को शुरू किया था, लेकिन इस बैंक को शुरू करने से पहले ये 90s में एक फाइनेंशियल कंपनी चलाया करते थे। उस कंपनी को चलाने के से इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया था और इसीलिए फिर साल 2004 में जब RBI से लाइसेंस मिला तो इन्होंने येस बैंक की स्थापना कर डाली और वहाँ से येस बैंक को चलाने लगे। कुछ समय तक ठीक ठाक चलाने के बाद हरकीरत सिंह की कुछ अनबन के कारण इस बैंक से अलग हो गए और फिर इस बैंक को राणा कपूर और अशोक कपूर ये दोनों मिलकर चलाने लगे। राणा कपूर जहाँ CEO बने तो दूसरी तरफ अशोक कपूर इसके चेयरमैन बने और दोनों ही इस बैंक को चलाने लगे। लेकिन जब साल 2004 में इन्होंने येस बैंक बनाया था, उससे पहले भी काफ़ी सारे बैंक मार्केट में काम कर रहे थे और अच्छी अच्छी स्कीमें लोगों को दे रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्कीम पर काम किया जाए जिससे कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसीलिए इन्होंने रिटेल ग्राहकों को छोड़कर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं उन पर फोकस करना शुरू किया। एक तरफ जहाँ बैंक रिटेल और छोटी कंपनियों को ज़्यादा लोन दे रहे थे, इन्होंने छोटी कंपनी और रिटेल ग्राहकों को छोड़कर सीधी बड़े ग्राहकों को पकड़ना शुरू किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देना शुरू किया। इवन ऐसी कंपनियों को भी लोन दे डाला जो घाटे में चल रही थी, उनको भी खूब भर भर कर लोन दिया। इनका ये बिजनेस आइडिया काम भी करने लगा और बैंक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। एक तरफ जहाँ दूसरे बैंक कम प्रॉफिट के साथ काम कर रहे थे, वहीं येस बैंक बड़ी मछलियों को पकड़कर बड़े प्रॉफिट के साथ काम कर रहा था। इसलिए इसकी ग्रोथ भी इनिशियल स्टेज पर होने लगी। लेकिन फिर साल 2008 में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हो गया और उसमें अशोक कपूर की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद फिर काफ़ी चीज़ें एकदम से बदल गईं। और अशोक कपूर की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी ने फिर बैंक में नियंत्रण करना शुरू किया। एक तरफ जहाँ राणा कपूर पूरे बैंक पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, दूसरी तरफ अशोक कपूर की जो पत्नी थी वो भी चाहती थी कि वो बैंक के जो जितने भी काम हो उनमें साथ दें या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट उतनी हो जितनी राणा कपूर की हो। लेकिन राणा कपूर ये नहीं चाहते थे और वो सारा कंट्रोल खुद का ही पूरे येस बैंक पर रखते थे। इसीलिए राणा कपूर और अशोक कपूर की पत्नी में काफ़ी अनबन भी हो गई, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, क्योंकि अशोक कपूर की पत्नी चाहती थी कि उनकी बेटी भी येस बैंक के बोर्ड में शामिल हों और उसका जो कामकाज है वो उनकी बेटियां भी देखें। और इसी को लेकर अशोक कपूर की पत्नी ने राणा कपूर के ऊपर केस डाल दिया, लेकिन केस राणा कपूर ही जीत गए, जिससे कि उनको फिर कंपनी का जो मेन रोल था वो मिल गया और वो फिर येस बैंक को धीरे धीरे अपने हिसाब से चलाने लगे। अब वो अपने हिसाब से सारा बैंक को चला रहे थे, जिसको लोन देना है उनकी मर्जी से दिया जाता था। और इवन उनके घोटाले का भी उन पर आरोप लगा। आरोप भी ये भी था कि वो लोगों को पैसे देकर भी लोन पास कराया करते थे। इस तरह के काफ़ी चीज़ें फिर सामने आने लगी। और येस बैंक की ग्रोथ में राणा कपूर का एक सिंपल सा फंडा ये भी था, बड़ा दाव बड़ा खर्च और बड़ी ग्रोथ। यानी कि बड़ा दाव खेलो, बड़ा ही पैसा खर्च करो और उससे आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। ये आइडिया इनका काम भी कर रहा था, बैंक को लगातार सक्सेस मिलती जा रही थी। आप येस बैंक की ग्रोथ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में जहाँ कंपनी का लोन बुक केवल 55,000 करोड़ था, वहीं ये 2019 तक आते आते 2.5 लाख करोड़ से भी पार जा चुका था। एक तरफ जहां दूसरे भारतीय बैंक 25% की ग्रोथ भी हासिल नहीं कर पा रहे थे, वहीं उस समय में येस बैंक ने लगभग 40% की ग्रोथ हासिल की और इस तरह से इनका जो ग्रोथ था वो एकदम से काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। और राणा कपूर ने छोटे रिटेल कस्टमर और छोटी कंपनियों को लोन देने के बजाय बड़ी मछलियों को पकड़ना शुरू किया। उन्होंने ऐसी कंपनियों को लोन दिए जो डूब चुकी थी या डूबने की कगार पर खड़ी थी, जिनमें DHFL एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसको भी इन्होंने लगभग 50 करोड़ यानी कि 50 करोड़ रुपये कर्ज दिया था। और लेकिन उस कर्ज की जब परतें खुलनी शुरू हुई तो उसमें ये सामने आया कि राणा कपूर ने जो कर्ज DHFL को दिया था, उस DHFL ने फिर राणा कपूर की ही कंपनियों को कर्ज दे दिया था। यानी कि घुमा फिरा कर राणा कपूर ने अपनी ही कंपनी को वो कर्ज का रुपया दिया था, जिससे ED ने सारी जांच की तो ये सब चीज़ें खुलकर सामने आई कि DHFL ने फिर जिन कंपनियों को लोन दिया था वो राणा कपूर के रिलेटिव की ही कंपनियां थीं, जिनको बाकी सारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस तरह से इन्होंने पैसों की हेरफेर करनी भी शुरू कर दी थी और ये सब चीज़ें फिर खुल के सामने आने लगी थी। और फिर साल 2018-19 में भी फिर जब RBI ने रेगुलर ऑडिट किया और NPA का रिकॉर्ड मांगा बैंकों से, तो सब बैंकों ने अपना NPA का रिकॉर्ड दिया, लेकिन जो येस बैंक ने अपने NPA का रिकॉर्ड दिया वो एक्चुअल रिकॉर्ड से काफ़ी अलग था। इसीलिए फिर RBI ने भी इनके ऊपर निगरानी शुरू कर दी और एक अलग से टीम बनाई कि येस बैंक के पूरे डाटे की जांच करने के लिए। बेसिकली येस बैंक ने किया ये था कि जो इनका NPA था, जिन कंपनियों ने इनको पैसा वापस नहीं दिया था, इन्होंने लोन दिया था,
वो पैसा इन्होंने आरबीआई को बताया ही नहीं और अपने प्रॉफिट को दिखाते रहे दूसरों की नज़रों में, जिससे कि बैंक का प्रॉफिट बना रहे। लेकिन फिर आरबीआई ने इनके सारे घोटालों को पकड़कर फिर राणा कपूर को सीईओ के पद से हटा दिया और जो आरबीआई का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए उसको दोबारा से संचालन करना शुरू कर दिया। क्योंकि येस बैंक ने काफ़ी ऐसी कंपनियों को लोन दिया था जो उनको रीपेमेंट नहीं कर पाई, इसलिए बैंक पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी हो चुका था। और जब ईडी ने राणा कपूर के पूरे बैकग्राउंड की जांच की तो उसमें पता चला कि इनके और इनके परिवार के पास लगभग 101 कंपनियां थी और इनके 168 ऐसे खाते थे जिनमें करोड़ों रुपया जमा था। इसीलिए फिर ईडी ने सबको पकड़कर सीज कर दिया और इस तरह से कभी हज़ारों करोड़ों की वैल्यूएशन रखने वाला बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे बैंकों की हिस्सेदारी है, जिसमें स्टेट बैंक की 26.14% इसमें हिस्सेदारी है, कोटक महिंद्रा की 3.48% हिस्सेदारी है, आईडीएफसी बैंक की लगभग 1% हिस्सेदारी है, आईसीआई बैंक की लगभग 2.61% हिस्सेदारी है और एक्सिस बैंक की लगभग 1.57% हिस्सेदारी अब यस बैंक में है और इसमें निवेशकों का भी कुछ परसेंट हिस्सेदारी है। तो इस तरह से अब यस बैंक सबकी मिलीजुली प्रॉपर्टी है। हालांकि यस बैंक का संचालन अभी बहुत कम हो गया है और इसकी शाखा भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। हालांकि अभी भी इस पर लगभग 9,000 करोड़ के आसपास कर्ज है, लेकिन जल्द ही अपने इस कर्ज को ये ख़त्म करके वापस से प्रॉफिटेबल बैंक बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।